नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक के बाद एक कूटनीतिक ब्लंडर्स किए हैं, डिप्लोमेटिक ब्लंडर किए हैं। मुझे लगता है कि पिछले 75 सालों के इतिहास में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम कूटनीतिक रूप से ब्लंडर्स करें और बड़ी बड़ी गलतियां करें, क्योंकि पंडित नेहरू ने जो विदेश नीति सेट की थी उसे आज भी सभी सरकारें फॉलो करती हैं। मोदी सरकार एक एक्सेप्शन है, लेकिन जब भी मोदी सरकार क्राइसिस में होती है, वापस से नेहरूवियन मॉडल के पास चली जाती है कि हाँ, बचने के लिए और कोई छतरी मेरे पास नहीं है, और फिर उसी का सहारा लेके अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। लेकिन हमने इन कूटनीतिक ब्लंडर्स के अंदर पड़ोसी राज्यों के साथ, देशों के साथ अपने संबंधों को बिगड़ते देखा है। नेपाल के साथ बिगड़ते देखा, काला पानी, लिम्बू धुरिया, लिपू लेख, सीमा विवाद। अभी रिसेंटली भारत ने राइस का एक्सपोर्ट बैन किया तो नेपाल में त्राहिमाम मचा, और जब काफी ह्यू एंड क्राई हुआ तब भारत ने नेपाल को चावल रिलीज किए। कहने को तो रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन उनको शायद हाथ फैला के मांगना पड़ता है कि आप हमें चावल दो, हमारे पास कमी है। जो शख्स ये कहता है कि हमारा और नेपाल का रिश्ता हिमालय से ऊंचा है, वो चाहता है कि नेपाल उसके सामने हाथ फैलाए और तब मैं उसकी मदद करूं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पड़ोसी राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों को या राष्ट्र प्रमुखों को अपने एक मुख्यमंत्री की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। यही गलती करते हैं, उन्हें राष्ट्र और राष्ट्र के बीच का फर्क समझ में नहीं आता है। भूटान को चावल चाहिए थे, वो भी डिले किया गया। भूटान की नाराजगी इस लेवल तक कि अब चाइना के साथ उसकी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। अगली मीटिंग फाइनलाइज होगी, जहां डोकलाम एज ए बार्टर एक्सचेंज चाइना को सौंप दिया जाएगा और नॉर्थ भूटान के जो एरियाज हैं वो भूटान के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि भूटान की नाराजगी इंडिया से अब छुपी नहीं है। यही हाल बांग्लादेश का हुआ। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, इसे ट्रेंच कहते हैं, जो ट्रेंच दी जाती है हेल्प की, जहां पे प्रोजेक्ट्स के लिए मनी एलोकेट किया जाता है, भारत ने और मोदी जी ने अपनी 2 ट्रेंच के अंदर $10 बिलियन से ज्यादा बांग्लादेश को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे देने का वादा किया। पर इन 10 सालों के अंदर अगर आपको मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो भारत ने उस $10 बिलियन के वादे को, जो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, अब तक टोटल $1 बिलियन भी नहीं दिया बांग्लादेश को, टोटल मिला के। तो आप सोचिए कि वादे का 10%, यानी कि ये समझते हैं कि बांग्लादेश हमारी स्टेट है, मुझे सिर्फ वादा करना है बिहार में और मध्य प्रदेश में या कहीं और स्टेट में जाके, पर पैसा देना नहीं है। द वे इंडिया ट्रीट्स बांग्लादेश, ये इसलिए वो चाइना के नजदीक जाना शुरू हो रहा है, और एक अद्भुत घटना घटी है। अब भारत को एहसास होना शुरू हुआ है कि बांग्लादेश की शेख हसीना चुनाव हार सकती है और बीएनपी की खालिदा जिया वापस आ सकती है, जो कि प्योर चाइना के साथ ही कह सकते हैं। यहां पर क्या हुआ, भारत ने अमेरिका को कहा कि आप बहुत सारे मुद्दों पर जो बांग्लादेश पे दबाव डाल रहे हैं, आप मत डालिए, हमारे हालात बहुत खराब हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप दबाव डालेंगे, उस दबाव के चक्कर में शेख हसीना हार जाए और खालिदा जिया आ जाए, तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो इंडिया कूटनीतिक रूप से दबाव कहां से डाल रहा है, एंड बांग्लादेश इज ट्रीटिंग इट एज ए इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स। श्रीलंका की कहानी सबको पता है, किसी से छुपी नहीं है। कभी इधर कभी उधर फ्लिप फ्लॉप करते ही रहते हो, लेकिन चाइना के साथ फर्मली वो बने हुए हैं, क्योंकि पैसा बहुत लिया है। मालदीव्स कभी इधर कभी इधर, पाकिस्तान तो है ही नहीं। खैर, म्यांमार हमारे हाथ से जा चुका है, वहां पे चाइना की अब जुंटा का राज है। लेकिन सबसे बड़ा कूटनीतिक ब्लंडर जो इंडिया ने किया है, वो एक ऐसे देश के साथ किया संबंध बिगाड़ के जिसकी सीमा हमारे देश से नहीं लगती, और भारत से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा,
आज कनाडा की यह हालत हो गई कि कनाडा इंडिया से नाराज बैठा है, G7 का कंट्री, क्योंकि भारत दबाव डालता है कि वहां पर कुछ गतिविधियां हैं जो खालिस्तानी गतिविधियां, उनको कंट्रोल करो वरना आपके और मेरे संबंध नहीं हो सकते। उनकी ट्रेड मिशन की चीफ, उन्होंने ओपनली अनाउंस किया कि वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया फॉर एफटीए टॉक्स। इवन G20 से पहले भी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि हाँ, ट्रेड टॉक्स हैज बीन पोस्टपोन्ड। आप सोचिए 2010 में बात शुरू हुई थी, 2017 में मोदी जी के टाइम में सस्पेंड हो गई, 2021 में टॉक्स रिज्यूम होती हैं, 2023 में फिर सस्पेंड हो जाती हैं। भारत कहता है कि हम अपनी शर्तों पर एफटीए करेंगे। फिर पीयूष गोयल परसों कहते हैं हमें कनाडा के साथ व्यापार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। इसका मतलब क्या होता है? व्यापार का मतलब होता है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके कनाडा को, और इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि कनाडा हमारे अंदर इन्वेस्ट करे, ना कि हम कनाडा में इन्वेस्ट करें। तो आपको कनाडा चाहिए, G7 का रिच देश। भारत और नेपाल का जो रिश्ता है रोटी बेटी का, वही रिश्ता अमेरिका और कनाडा का है रोटी बेटी का, क्योंकि उनको आपस में आने जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट नहीं लगता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब ओपनली सिखों को खालिस्तानी कहना अलगाववाद को बढ़ावा देना है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि लोगों को पाकिस्तानी कहना और खालिस्तानी कहना छोड़ दीजिए, आप भारत को तोड़ देंगे। आप नफरत किस लेवल तक ले जा सकते हैं? किसान आंदोलन में आपने उन्हें खालिस्तानी कहा, और जो बाकी मुस्लिम्स हैं उनको पाकिस्तानी कहते हैं। और अब एक बड़े सिंगर कनाडा से आ रहे हैं मुंबई में परफॉर्म करने के लिए, उसका नाम है शुभ, और उनके सारे प्रोग्राम अरेंज हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने बंबई में अपनी दुकान खोल ली है, प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और कह रहे हैं इसको कैंसिल करो कि ये कनाडा से खालिस्तानी आए हैं यहां पर प्रोग्राम करने के लिए, और हम हिंदू देश भारत के अंदर इनको ये सब नहीं करने देंगे, खालिस्तान का प्रचार नहीं करने देंगे। क्या ये हिंदुस्तान के मालिक बन गए हैं? ये डिसाइड करेंगे। और ये नहीं पता कि हिंदुत्व की कहानी क्या है, कि सबसे बड़ा असर अगर इंडिया में कहीं हो रहा है तो पंजाब में हो रहा है, कि वहां पर खालिस्तान जो निकल के आया है ये मोदी राज में निकल के आया है। ये हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि मोदी राज की हिंदुत्व की पॉलिसीज है, हमारे प्रदेशों को अलगाववाद के अंदर लेके जा रहे हैं। आप किस अधिकार से शुभ को यहां प्रोग्राम करने से रोक सकते हैं? और कहते हैं कि वो खालिस्तानी है। उसको भारत के कॉन्सुलेट ने, एम्बेसी ने वीजा दिए भारत आने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। मुंबई में परमिशन मिली है, मुंबई की सरकार से परमिशन मिली है, बीएमसी से परमिशन मिली है, सब कुछ हुआ है। वो खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं? हम अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, हम कूटनीतिक ब्लंडर कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि कनाडा नेपाल है और हम जैसे मर्जी ट्रीट कर लें और हमारा कुछ नहीं कर सकता। भारत, मुझे लगता है कि ना केवल अपनी नीति के कारण जो सो कॉल्ड मोदी डॉक्ट्रीन है, ना केवल राष्ट्रों को नाराज कर रहा है, ना केवल पड़ोसियों को नाराज कर रहा है, बल्कि अब दूर बैठा एक मित्र देश था कनाडा, उसको भी नाराज कर रहा है। ये विषय है, पृष्ठभूमि मैंने बहुत लंबी दी है ताकि मेरे विद्वान मित्रों को भी आगे इसको बढ़ाने में सहायता मिल सके। सबसे पहले मैं आता हूं राजेश ठाकर जी आपके पास। ये हो क्या रहा है? हम डिप्लोमेटिक ब्लंडर पे ब्लंडर क्यों करते जा रहे हैं? हमें क्या जरूरत है कि हम कनाडा को दुश्मन बनाए? सर वो तो हमारा दोस्त है सर, और हमारे तो लाखों लोग वहां पर रहते हैं, गुजराती रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं। इससे बड़ा कोई मित्र राष्ट्र हो नहीं सकता सर। राजेश ठाकर जी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन इनको कूटनीति में, डिप्लोमेसी में या विदेश नीति में मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्ट नहीं है। इनको सिर्फ चुनावी नीति में इंटरेस्ट है। तो वो जो भी एक डिसीजन लेते हैं या कोई स्टेटमेंट करते हैं या कोई एक्शन करते हैं, वो भारतीय राजनीति को ध्यान में रखकर करते हैं, देश की राष्ट्र नीति को ध्यान में रखकर नहीं करते। और इसीलिए आपने जो इतना लंबा आपका जो इंट्रोडक्शन किया, उसमें जितने भी देशों का नाम है वो सारे हमारे मित्र राष्ट्र थे। हम गुजरात में तो कहते हैं कि जो पड़ोसी है वो सबसे पहला आपका सगा होना चाहिए, क्योंकि काम में आता है तो सबसे पहला पड़ोसी काम में आता है। हमने सारे पड़ोसियों के साथ जो हमारे बिल्कुल साहजिक मित्र थे, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, उस सारे देशों को किसी न किसी वजह से हमसे दूर कर दिया है। तो जो बिल्कुल सरहद से सटे हुए देश थे
उनको तो हमने दूर कर दिया। दूसरे जो कुछ देश थे तो स्वाभाविक रूप से हमारे दुश्मन थे, जिनको हम पाकिस्तान कहते हैं या चाइना कहते हैं, कि जो भारतीय जो अर्थतंत्र है, भारतीय जो सुरक्षा है, उसको हमेशा अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं कि जो हमारे स्वाभाविक रूप से मित्र थे, उनको हमने अलग किया। जैसे हम हमारे से वो दूरी करते हैं, तो जो दुश्मन है वो उनसे दोस्ती कर लेते हैं। तो चाइना धीरे-धीरे हमारे जो सरहदी देश हैं, उस पर अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, उनको ओबलाइज़ कर रहा है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई है, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो सारी जो है चाइना धीरे-धीरे पूरी कर रहा है। तो हमारे से अंतर उनका बढ़ रहा है और हमारे दुश्मन देशों से उनका अंतर नज़दीक हो रहा है। फिर हम आए रशिया और अमेरिका वाली हमारी नीति पर, तो वहाँ पर भी ढुलमुल रवैया रहा। पहले अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी ने बहुत बाहें चढ़ाई थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब उनको वीज़ा नहीं दिया गया था, तो अनाप-शनाप पश्चिमी संस्कृति और इसको लेकर ओबामा करके बहुत सारी बातें वो यहाँ के चुनावी मंच से भी करते थे और सारी जगह करते थे। जैसे सत्ता में आए, उन्होंने जो है अमेरिका से दोस्ती बढ़ाना शुरू किया। दोस्ती बढ़ाने में, संपर्क बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप किसी एक दोस्त के मिटाकर दूसरे दोस्त को हम बनाते हो, आपका दोस्त, तो जो होता है आपकी जो लंबी एक पार्टनरशिप है किसी देश के साथ, वो कहीं न कहीं टूटती है। तो रशिया भी कहीं कभी-कभी हमें संदेह की नज़र से देखता है। कई बार यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान भी हमारा जो रवैया रहा है, उससे भी जो है कुछ अंतर उसमें पैदा हुए। अमेरिका में ट्रंप के इलेक्शन में जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट किया नरेंद्र मोदी ने, और एक दूसरे देश की राजनीति में कोई राष्ट्र प्रमुख का चुनाव लड़ रहा है, हमें ये पता नहीं था कि बाइडेन जीतेगा या ट्रंप जीतेगा, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री हमारा वहां जाकर हाउडी मोदी करता है, फिर उसी ट्रंप को नमस्ते ट्रंप करके गुजरात में बुलाता है, और गुजरातियों के जो वोट है वो उनको मिल जाए और फिर से राष्ट्र प्रमुख बन जाए, इसकी एक तैयारी कर लेता है। तो आप समझ लीजिए कि हमारी विदेश नीति कितनी कच्ची है, हम जो हमारी सोच है वो कितनी छोटी है, हमारा जो नजरिया है विदेश नीति में वो कितना संकीर्ण है। तो मैंने कहा कि इन लोगों को ना डिप्लोमेसी से कोई लेना देना है, ना किसी कूटनीति से लेना देना है, सिर्फ उनको राजनीति और चुनावी नीति पर जो है फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए G20 के अंदर बहुत छोटी सी वार्ता हुई थी कनाडा और भारत के बीच में, वो भी बताया जा रहा है बहुत तनावपूर्ण रही थी, और उसी वक्त से ये सारी चीजें शुरू हुई थी। अब कनाडा जो है यहाँ आने से मना कर रहा है, हमारी जो व्यापारिक संधियां है उसको रोक रहा है, कब होगा उसकी नई तारीख बताने से वो इनकार कर रहे हैं। और आपने जैसे कहा, कनाडा के अंदर एक गुजरात और कनाडा के अंदर एक पंजाब बसता है। हमारे हर 10-15 छोड़ दो एक बच्चा कनाडा में जाकर पढ़ रहा है या वहां पर स्थायी हुआ है। ऐसी स्थिति पंजाब की है। अब कर ये रहे हैं लोग कि किसी एक समस्या है, उस समस्या को किसी कौम के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में उनका पैर जमाने की जगह नहीं है, तो वो खालिस्तानी मुद्दा लेके एक राष्ट्र प्रेम पैदा करने के लिए पूरे देश के अंदर एक कौम को, जिससे कोई लेना देना नहीं है इस खालिस्तानी मूवमेंट से, उनको इससे जोड़ रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ तो वो खालिस्तानी फंडिंग हो रहा है, वहां बैठे हुए सारे लोग जो खालिस्तानी है, उस वक्त भी सवाल पैदा हुए थे, अगर वहां पर बैठे हुए लोग खालिस्तानी है तो हमारे देश के गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? अगर उनका जो फंडिंग है वो वहां से आ रहा है, ये पूरी खालिस्तानी मूवमेंट है जिसको आप बता रहे हो, तो हमारे देश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है, दाभोल साहब क्या कर रहे हैं? तो हर मुसलमान को आतंकवादी बता देना, हर जो सिख है, पंजाबी है, उसको खालिस्तानी बता देना, ये करने से धीरे धीरे एक कौम के भीतर अविश्वास का वातावरण पैदा होता है, और वही अलगाववाद का परिणाम होता है। जब आप सभी लोगों को, अगर एक मोदी के बारे में कुछ कहने से सारे मोदी को गाली लग जाती है, तो किसी एक व्यक्ति की वजह से अगर आप सारी कौम को खालिस्तानी या आतंकवादी कह देते हो, तो आप समझ लो कि इनकी भावनाएं कितनी हर्ट होती होगी। तो जो लोग हमारे देश के लिए हो रहा है, मुंबई में चल रहा है इस समय, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा बोलते हैं कि हम खालिस्तानियों को महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर, जो हिंदू भूमि है, उस पर परफॉर्म नहीं करने देंगे। सर, आपने किस मुंह से कह दिया कि जो वहां का सिंगर आ रहा है कनाडा का, वो खालिस्तानी है? किस अधिकार से कहा सर? सरकार ने परमिशन दी है, वीजा दिया है,
म्यूजिकल कंसर्ट करने की सारी परमिशन दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने परमिशन दी है। आप किस अधिकार से उसे खालिस्तानी कह रहे हैं सर? नहीं, आप समझिए कि एक वही भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, युवा मोर्चा है, वो उसको खालिस्तानी बता रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उसको वीजा भी दे रही है, और महाराष्ट्र की यहाँ की सरकार है वो उसको कार्यक्रम करने की परमिशन भी दे रही है। तो वे लड़ किसके साथ रहे हैं? वो परमिशन देने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे हैं या खालिस्तान के साथ लड़ रहे हैं? उसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपकी चुनी हुई सरकार है वो खालिस्तानियों के साथ है, और आपका जो संगठन है वो खालिस्तान के खिलाफ है। ये दोहरा रवैया कैसे चल सकता है? लेकिन इन लोगों का ऐसा ही है कि पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल नैरेटिव एक अलग से खड़ा करो, और जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो कुछ अलग करेगी, और उस पर ना नरेंद्र मोदी बोलेंगे ना अमित शाह बोलेंगे, उसमें मुंह खोलना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी बता देना चाहिए कि वो शुभ आ रहा है, वो खालिस्तानी है कि नहीं है, उनको परमिशन दी गई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोग कौन है। तो आप संगठन जो आपका है वो तय कर लेता है कि ये आदमी आतंकवादी है, ये आदमी राष्ट्रद्रोही है, ये आदमी जो है वो खालिस्तानी है। तो सरकारें जो है वो न्याय व्यवस्थाएं हैं हमारी, वो क्या कर रही है? तो मैंने यही कहा कि एक नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है, और उससे होता ये है कि आप समझो कि कनाडा के अंदर इतने सारे प्रतिशत जो पंजाबी लोग वहां पर रहते हैं, वो उनका क्या होता होगा? क्योंकि आप तो यहाँ से कोई स्टेटमेंट कर देते हैं, लेकिन वहां बसने वाले जो हमारे भारतीय है उनके साथ जो संबंध है कनाडा के लोगों के साथ, वहां भी अलगाववाद सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता, वो अलगाववाद जो है वो सरहद पार भी पैदा हो जाता है। तो इनकी बांटने की एक राजनीति है, लेकिन वो किस हद तक जाएगी? आप बांटे, आपने हिंदू और मुसलमानों में बांटे, हिंदुओं में भी संप्रदाय और सनातन के बीच में आप बांट रहे हैं, आप पंजाबियों में अकाली और निरंकारी में बांट रहे हैं, मुस्लिमों को शिया और सुन्नी में बांट रहे हैं, हमारे गुजरात में पटेल और ठाकुर और चौधरियों को आपने बांट रहे हैं, कहीं पर आप जाट और ब्राह्मण को बांट रहे हैं, कहीं दलित के सामने किसी ठाकुर को खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, ये राजनीति है, ये समाज या गामा पहलवान का अखाड़ा है, जहां हर आदमी दूसरे आदमी से, हर समाज दूसरे आदमी से टकराएगा, और उसमें आप राजनीति सफलताएं जो है वो आप निकाल लेंगे। तो आखिरकार बचना क्या चाहिए? बचना तो इस देश की अखंडता चाहिए, बचना तो इस देश का अस्तित्व चाहिए। सत्ताएं तो आती है और जाती है, हर 5 साल में सत्ताएं बदल जाती है। हमारे देश के अंदर इतने प्रधानमंत्री बदल गए, इतने सूबे के मुख्यमंत्री बदल गए, कोई आवत चंद्र दिवाकर नहीं है। लेकिन आप जब किसी देश की नाव आपके हाथ में है, जब आपको उसके खलासी है, तब उस नाव को छेद करना, उसमें पानी भर जाए और डूबने की परिस्थिति में आए, ये करना, मैं समझता हूं किसी के भी जिम्मेदार व्यक्ति का ये रवैया नहीं हो सकता। और धीरे धीरे हम कर क्या रहे हैं? हमने हमारे सरहद से लगे देशों को दुश्मन बनाना शुरू किया। अब G7 के अंदर कनाडा, आपने बहुत सही बात कही है, कनाडा और अमेरिका के संबंध क्या है हम जानते हैं। यूरोपियन कंट्री वैसे भी किस प्रकार से हिंदुस्तान को, खाली तो आप ये समझते हो कि सबसे बड़ा विश्व का कंज्यूमर मार्केट हमारा है और हमारे पास इतने सारे ग्राहक है, तो व्यापार के तौर पर सारे लोग मजबूर होकर हिंदुस्तान के साथ रिश्ता बना लेंगे। तो ये व्यापारी नीति जो है वो कूटनीति में नहीं चलती, ये व्यापारी नीति है वो विदेश नीति में नहीं चलती। और आप व्यापार भी ऐसा कर रहे हैं जहां आपकी निर्यात कम है, आयात ज्यादा है। आपका जो शेयर मार्केट है उसमें भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इतनी ज्यादा प्रतिशत हो गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक साथ अगर सिंडिकेट बनाकर पैसा खींच लेते हैं तो धड़ाम से शेयर बाजार गिर जाता है। तो आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो आप, लेकिन आपकी आत्मनिर्भरता है कहां? और जिस G20 के अंदर आप चाइना के लिए चीन शब्द नहीं बोल पाए, वहीं पर आपने कनाडा के साथ उनको खालिस्तानी मुद्दे पर जो है उनसे तनाव पैदा कर दिया, और उसकी जो स्थिति है वो आज हम भुगत रहे हैं। किस प्रकार से जो व्यापारिक जो है उन बहिष्कार नहीं कह सकते, लेकिन अभी रोक लिया है, और नई तारीख जो है वो कहने से इनकार किया। इसका मतलब कि उन्होंने दबाव बनाना हमारे देश पर शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार की जो कूटनीति है, आप टेबल टू टेबल बात कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात कर सकते हैं, हमारे जो कंसर्न्स है, हमारी जो चिंताएं है वो उनसे साझा कर सकते हैं और उनकी जो है मदद मांग सकते हैं। तो बैकडोर सारी एक्सरसाइज होती है और सारे देशों के अंदर होती है। युद्ध होने से पहले भी 1 साल 2 साल तक ये सारी प्रक्रिया जो है सारे देश करते हैं। लेकिन आप जैसे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति कर रहे हैं,
वही रवैया लेकर आप विदेश नीति करोगे तो मैं समझता हूं कि ऐसा बंटाधार करते जाओ। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं राकेश जी के पास आता हूं।